हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे। कंडेंस्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो कि बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें एक 6 मेंबर्ड बेंजीन रिंग, 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि है इंडोल, जिसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर इस तरह की होती है। ये बेंजीन रिंग एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये जो बेंजीन रिंग है, ये इस पिरोल रिंग से 2-3 पोजीशन या अल्फा बीटा पोजीशन पे जुड़ी हुई है। इसको फेस बी भी कहते हैं। इसलिए ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम 1H बेंजो, क्योंकि बी पोजीशन से जुड़ा हुआ है, बी फेस से जुड़ा हुआ है, इसलिए हो जाएगा ये बी पिरोल। यहाँ पे जिस फेस से जुड़ा हुआ होता है उसको इस तरह से ब्रैकेट में लिखा जाता है उस फेस को, और फिर 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम लिख दिया जाता है। तो इस तरह से इसका नाम लिखा जाता है। इस कंपाउंड का सामान्य नाम इंडोल है। ये जो इंडोल है, ये इंडोल बहुत सारी मेडिसिन में नेचुरल प्रोडक्ट के रूप में एक स्ट्रक्चरल यूनिट के रूप में प्रेजेंट होता है। और ये इंडोल जो है, ये बेंजोपिरोल जो ग्रुप है उसका एक मेन मेंबर के रूप में होता है। तो यहाँ पे हम इंडोल की प्रिपरेशन मेथड्स देखेंगे, जिसमें कि जो मेन मेथड है वो है फिशर इंडोल सिंथेसिस। ये जो फिशर इंडोल सिंथेसिस है, ये इंडोल और उसके डेरिवेटिव बनाने की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है, जिसमें कि हम जिंक क्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड, पॉलीफास्फोरिक एसिड और एथेनॉल में सल्फ्यूरिक एसिड आदि जो कैटलिस्ट है उनको हम काम में लेते हैं। और इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी भी कंपाउंड के फेनिल हाइड्रोजन को हम गर्म करते हैं तो इंडोल और उसके डेरिवेटिव्स यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में हमने क्या लिया है? इस रिएक्शन में हमने एसीटोन लिया है, और एसीटोन की फेनिल हाइड्रोजन से हमने रिएक्शन करवाई है। तो सबसे पहले यहाँ पे एस्टो का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है और एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन हमें प्राप्त हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। बेंजीन की स्ट्रक्चर दर्शाते हुए एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन यहाँ पे दर्शाया गया है। जब इनमें से कोई उत्प्रेरक हम काम में लेते हैं, कोई कैटलिस्ट काम में लेते हैं, उसके साथ में इसको हीट करते हैं, तो यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इंडोल हमें प्राप्त होगा। यहाँ पे क्योंकि हमने एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन लिया है, हाइड्रोजन लिया है, इसलिए हमें 2-मेथिल इंडोल यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। अब इस रिएक्शन के हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसके मैकेनिज्म में ये जो फेनिल हाइड्रोजन है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें ये जो CH3 ग्रुप है, इस CH3 ग्रुप का एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से इस नाइट्रोजन एटम पर ट्रांसफ़र होगा, और इस तरह से रीअरेंजमेंट के द्वारा हमें ये एक और स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। क्योंकि ये रिएक्शन क्या हो रही है, एसिड की प्रेजेंस में हो रही है, इसलिए यहाँ पे एक प्रोटॉन आयन यहाँ पे अटैच होगा। ये प्रोटॉन आयन कहाँ जुड़ेगा? इस नाइट्रोजन एटम पर अटैक करेगा, और जिससे कि नाइट्रोजन एटम के पास में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके जुड़ जाएगा, और जिससे कि इस नाइट्रोजन एटम पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, ये जो इंटरमीडिएट है इसमें बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होगा। इस तरह से ये देखिए, ये बॉन्ड यहाँ पे रीअरेंज होके आ रहा है। यहाँ पे ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं, और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है। तो इस तरह से बॉन्ड का रीअरेंजमेंट होगा, और हमें एक नया इंटरमीडिएट प्राप्त होगा, जिसमें कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। यहाँ ये जो इंटरमीडिएट बनेगा, इस इंटरमीडिएट में यहाँ पे एक हाइड्रोजन का यहाँ से इस हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र होगा। ये हाइड्रोजन एटम आके इस नाइट्रोजन एटम पर जुड़ जाएगा।
तो हाइड्रोजन आइटम का ट्रांसफ़र होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेंगे और यहाँ पे जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है ये नाइट्रोजन आइटम पर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अगली स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम है जिससे कि हाइड्रोजन एटम आके अटैच हुआ, इस नाइट्रोजन एटम से ये जो हाइड्रोजन एटम है ये प्रोटॉन के रूप में निकल जाएगा। ये देखिए, ये प्रोटॉन के रूप में निकल रहा है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे और यहाँ पे इस कार्बन एटम से अटैच हो जाएंगे। साथ ही जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इस नाइट्रोजन एटम के पास में शिफ्ट हो जाएंगे, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स का जो लोन पेयर होना चाहिए वो नहीं है। तो इस तरह से हमें ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर यहाँ पे प्राप्त होगी। ये जो इंटरमीडिएट है ये क्या करेगा, यहाँ से एक NH3 का एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकाल देगा। तो यहाँ से एमिनो आयन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से एक हाइड्रोजन आइटम इस कार्बन आइटम से प्रोटॉन के रूप में निकलेगा और ये NH3 के एक मॉलिक्यूल के रूप में निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन एटम यहाँ से प्रोटॉन के रूप में निकलेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देता हुआ निकल जाएगा, जिससे कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में 2-मेथिल इंडोल प्राप्त होगा। अगर ये इंटरमीडिएट की से हम H2 का एक मॉलिक्यूल जोड़ दें तो उस स्थिति में यहाँ पे अमोनियम आयन यहाँ से रिलीज हो जाएगा और क्या होगा, हमें एक और इंटरमीडिएट प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे कार्बन से ये ऑक्सीजन एटम डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन एटम है ये नाइट्रोजन एटम इस कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है इस ऑक्सीजन एटम के पास में आ जाएंगे, जिससे क्या होगा, इस नाइट्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन एटम निकल के इस ऑक्सीजन एटम पर जुड़ जाएंगे। तो हाइड्रोजन एटम का ट्रांसफ़र हो रहा है इस नाइट्रोजन एटम से इस ऑक्सीजन एटम पर। तो यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप के रूप में इस कार्बन एटम से ये अटैच हो जाएगा। यहाँ पे फिर एक H2 के मॉलिक्यूल रिलीज होगा तो OH आयन यहाँ से रिलीज होगा और जो हाइड्रोजन एटम है वहाँ यहाँ से रिलीज होगा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता हुआ। तो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और इस तरह से H2 का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें 2-मेथिल इंडोल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा। यहाँ पे क्योंकि हमने जो रिएक्टेंट लिया था वो एसीटोन का फेनिल हाइड्रोजन लिया था, यदि हम एसीटोन की जगह फॉर्मेल्डिहाइड या पाइरूविक एसिड का फेनिल हाइड्रोजन लिए तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इंडोल प्राप्त होगा। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें इंडोल की, तो इंडोल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट 52 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और ये कोल्ड वाटर में तो ये स्पेरेंजली सॉल्युबल होता है, लेकिन जो हॉट वाटर में ये सॉल्युबल होता है। साथ में ये कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें भी ये सॉल्युबल होता है। इसकी जो स्मेल होती है वो फ्लावर्स की तरह होती है, इसलिए इसको परफ्यूम वगैरह में भी इसको काम में लिया जाता है। अब बात करें इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, तो इंडोल की जब नंबरिंग करेंगे तो इस तरह की करेंगे, हेटेरो एटम को हम 1 नंबर देंगे और पायरोल रिंग की नंबरिंग करते हुए इसकी नंबरिंग करेंगे। यहाँ पे जो इंडोल की जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो पोजीशन 2 और 3 और बेंजीन वलय की 6 पोजीशन पर होती है। इसका कारण ये होता है कि जो इंडोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होती है उनमें जो 2, 3 और 6 पोजीशन होती है वो क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। तो इन पोजीशंस पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल जो होता है वो इसी पोजीशन पे अटैक करता है क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो यहाँ पे देखिए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, तो ये जो 2 पोजीशन है यहाँ पे कमी है, 2 पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रॉन्स की वो दिखा रहे हैं 2, 3 और 6 पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता दिखा रहे हैं। तो इस कारण से क्या होता है, या 2, 3 या 6 पोजीशन नेगेटिवली चार्ज पोजीशंस है। तो
इनमें से भी जो पोजीशन 3 होती है उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि क्या होता है कि इस स्थिति में जो बनने वाला जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है वो रेजोनेंस के द्वारा ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस स्थिति में जब इलेक्ट्रोफाइल पोजीशन 3 पे अगर अटैक करता है तो उस स्थिति में हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो स्टेबल प्राप्त होता है। यहाँ पे अगर देखें हम इलेक्ट्रोफाइल अगर 2 स्थिति पर अटैक करे तो उस स्थिति में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगी उसमें यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों जो रिंग है उनके बीच में आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, उस कारण से क्या हो रहा है, जो दोनों ही रिंग्स है उनका जो एरोमेटिक सेक्सेट है वो क्या रहा है, उसमें डेविएशन हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है स्टेबल नहीं होती है, अनस्टेबल हो जाती है और इसका रेजोनेंस में एक तरह से ये योगदान नहीं देती है। जबकि हम पोजीशन 2 की बात करें तो पोजीशन 2 में क्या हो रहा है, पोजीशन 3 की बात करें तो पोजीशन 3 में क्या हो रहा है, इस तरह की कोई एरोमेटिक स्ट्रक्चर नहीं बन रही है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बन रही है जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज बीच में आ रहा हो। यहाँ पे 2 तरह की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रही है, दोनों ही क्या है, स्टेबल है, दोनों में ही क्या हो रहा है, एरोमेटिक सेक्सेट जो है वो प्रेजेंट है। तो रेजोनेंस में इन दोनों का ही एक तरह से पूरी तरह से पार्टिसिपेट कर रही है। पोजीशन 3 की बात करें, पोजीशन 3 में भी यहाँ पे देखिए इसमें ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ रहा है, तो क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, दोनों ही रिंग्स का जो एरोमेटिक सेक्सेट है वो डेविएट हो रहा है। तो इस स्थिति में ये स्ट्रक्चर भी कैसे हो जाएगी, अनस्टेबल हो जाएगी और रेजोनेंस में यहाँ पे ये पूरी तरह से ये पार्टिसिपेट नहीं करेगी। तो इस कारण से इंडोल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो पोजीशन 3 पर ही ज़्यादा होती है। अब हम कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे, जैसे कि पहली है नाइट्रेशन। इंडोल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इस कारण से इसकी जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होते हैं बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। लेकिन यदि इसका नाइट्रेशन हम करें सोडियम इथॉक्साइड और ईथर की प्रेजेंस में एथिल नाइट्राइड से, तो उस स्थिति में हमें क्या होता है, ये 3 नाइट्रो इंडोल हमें प्राप्त होता है। इस तरह से हम हेलोजिनेशन करें सल्फ्यूरिल क्लोराइड की के साथ में तो ये 3 क्लोरो इंडोल ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में हमें देता है। सल्फोनेशन के लिए जहाँ पे हम सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं, वहीं पिरिडीन की प्रेजेंस में यदि इंडोल की रिएक्शन सल्फर ट्राई ऑक्साइड के साथ में 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे करवाई जाए तो उस स्थिति में इंडोल 2 सल्फोनिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे हमें मिलेगा। गेटरमैन रिएक्शन देखें तो गेटरमैन रिएक्शन में यहाँ पे ये POCl3 की प्रेजेंस में डाईमेथिल फार्माइड से अभिक्रिया करता है और क्या देता है हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में इंडोल 3 एल्डिहाइड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। इसी तरह से इसकी राइमर टीमान अभिक्रिया देखें तो ये जो अभिक्रिया है ये इसकी फिनोल की तरह ही होती है और एक बेस KOH की प्रेजेंस में इसकी अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ में करवाई जाए तो हमें इंडोल 3 एल्डिहाइड मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पे जो इसकी पिरोल रिंग है, ये जो पिरोल रिंग है इसमें एक्सटेंशन हो जाता है, इसका एक्सटेंशन हो जाता है और हमें थोड़ी सी मात्रा में यहाँ पे 3 क्लोरो किनोलिन भी हमें प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। एसिटिलेशन देखें तो इंडोल का एसिटिलेशन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 147 डिग्री सेंटीग्रेड पे करवाया जाता है। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट के रूप में 1,3 डाई एसिटिल प्रोडक्ट मिलता है, लेकिन ये साथ में कुछ मात्रा में यहाँ पे एक डाइमर भी बनता है। ये डाइमर है 1,1 डाई 1 एसिटिल 3 इंडाइल एथिलीन। इसी तरह से अगली रिएक्शन में जाएं तो अगली रिएक्शन है मैनिक रिएक्शन, जो कि फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एमीन के साथ में होती है। इंडोल की जब हम फॉर्मेल्डिहाइड और डाईमेथिल एमीन के साथ में इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें 3 डाईमेथिल एमिनोमेथिल इंडोल फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसकी आती है अगली रिएक्शन कपलिंग रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है तो डाइजेनियम सॉल्ट्स के साथ में भी अभिक्रिया कर लेता है और उस स्थिति में हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ पे एलिमिनेट होते हैं और 5 एरिल एजो इंडोल यहाँ पे हमें फाइनल प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है।